Good morning, everyone. So, in today's lecture of applied biology, we'll study about bioremediation and its types. ठीक है, आज का जो लेक्चर वो है हमारा अबाउट बायोरेमिडिएशन. ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है. देखो, बायोरेमिडिएशन का मतलब क्या होता है. बायोरेमिडिएशन का मतलब क्या है कि यू वांट टू गेट रेड ऑफ समथिंग हार्मफुल. ठीक है, हार्मफुल कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो कोई हैवी मेटल है. ठीक है, कोई हैवी मेटल है जो जिसकी कंटामिनेशन होगी. ठीक है, मतलब हैवी मेटल में भी आपका सॉइल के अंदर है या वाटर के अंदर है. ठीक है, तो हमें उससे उसको कैसे उसमें से खत्म करना है. ठीक है ना. रेमेडी रेमेडी क्या होता है? छुटकारा पाना. किसी चीज से आपको छुटकारा पाना है. अब हैवी मेटल सॉइल में चला गया, पानी में चला गया, तो आप उसको सॉइल में से दिख तोड़ा रहा है आपको. कैसे उसको सॉइल में से रिमूव करना है. ठीक है, कैसे अगर वाटर में है, कैसे उसे रिमूव करना है. ठीक है, कई बार बेसिकली आपका वाटर पोल्यूटेड हो गया कि पानी के अंदर कोई ना कोई चीज हार्मफुल एलिमेंट चला गया. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे भी हम आगे डिजीज भी पढ़ेंगे. जैसे अगर वाटर पोल्यूशन की हम बात करें. ठीक है, छोटी क्लासेस में वैसे हमें ये बताया जाता है. जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, इफ देर इज एक्सेस ऑफ मर्करी इन वाटर, तो कौन सी डिजीज होती है? अगर पानी के अंदर मर्करी ज्यादा है तो. इफ देर इज एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन वाटर, तब कौन सी डिजीज होती है? इफ देर इज एक्सेस ऑफ आर्सेनिक इन वाटर. याद है कुछ? इफ देर इज एक्सेस ऑफ कैडमियम इन वाटर. इफ देर इज एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर. ये तो जनरली मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, वाटर के बारे में, कि वाटर के अंदर अगर किसी चीज की एक्सेस हो रही है, क्योंकि ये सब हैवी मेटल है ना, इनको रिमूव करना है. ठीक है, या ऑब्वियसली सॉइल के अंदर. अब सॉइल के अंदर भी कंटामिनेशन कैसे हो सकती है? मान लो पानी आया पीछे से, उस पानी में हैवी मेटल था, अब वो बारिश हुआ, वो पानी तो फिर सारी जगह चला गया, तो वो हैवी मेटल तो सारी जगह फैल जाएगा. ठीक है, तो एक्सेस ऑफ मर्करी इन वाटर कौन सी डिजीज होती है? मीना मेटा डिजीज. सुनी नहीं मीना मेटा? ये देखो, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है. नाइट्रेट में कौन सी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे हम मिथ हीमोग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं. ब्लू बेबी सिंड्रोम, या दूसरा इसको क्या नाम देते हैं, और मिथ हीमोग्लोबिनीमिया. हीमोग्लोबिनीमिया. आर्सेनिक होता है तब कौन सी होती है? ब्लैक फुट डिजीज. ब्लैक फुट डिजीज. कैडमियम होता है कौन सी डिजीज होती है? इटाई इटाई और आउच आउच डिजीज. फ्लोराइड होता है तो कौन सी होती है? फ्लोरोसिस. कि नहीं? सुना नहीं ये? ठीक है, तो ये एक तरह से हम वाटर पोल्यूशन में पढ़ते हैं. ठीक है, वाटर पोल्यूशन वैसे तो अलग अलग और भी हो सकते हैं, जैसे कोई पेस्टिसाइड वाटर के अंदर ज्यादा है. ठीक है, तो मेन हमें यहां पर देखना है हाउ टू गेट रिड ऑफ. अभी मैं आपको कुछ प्लांट्स के एग्जांपल बताऊंगा. वो प्लांट्स स्पेशली हैवी मेटल्स को अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे आपका जो सॉइल है या वाटर है उसमें से फिर हैवी मेटल खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये तो चलो मैंने आपको जनरल सा बताया. ठीक है, अब कई एग्जाम्स होते हैं ना, जो बेसिक एग्जाम होते हैं, जैसे आईसीएमआर का एग्जाम होता है, पीजीआई का होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो. तो आपको पता होना चाहिए जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, सो व्हाट इज बायोरेमिडिएशन? ठीक है, बायोरेमिडिएशन एक नेचुरल या मैनेज्ड प्रोसेस है जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं. ठीक है, यू कैन यूज सम बैक्टीरिया. ठीक है ना, आप कोई बैक्टीरिया यूज करो जो जो भी सॉइल के अंदर कोई चीज हार्मफुल है, ठीक है, उसको अपने अंदर ले ले या उसको डिग्रेड कर दे. यू कैन यूज सम फंगस, यू कैन यूज सम प्लांट्स. या तो उसको डिग्रेड कर दो, या उसको हम एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करा दें कि वो लेस टॉक्सिक हो और हार्मलेस हो. ठीक है, रेमिडिएशन जनरली आपने किसी भी जो एनवायरनमेंट के लिए जो पॉल्यूटेंट है, जो चीज हार्मफुल है, आपने उसको हार्मलेस या लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जैसे हम टर्म यूज करते हैं फाइटो रेमिडिएशन. फाइटो रेमिडिएशन मतलब आप प्लांट्स को यूज कर रहे हो. कहीं पे लिखा हुआ, अगर आप फंगस को यूज कर रहे हो तो उसको मैं क्या नाम देता हूं? माइको रेमिडिएशन. ठीक है, जनरल होता है ना, फाइटो मतलब प्लांट, माइको मीन्स
फंगस। फाइटो मतलब आप क्या यूज कर रहे हो, प्लांट्स को, और माइको मीन्स आप किसको यूज कर रहे हो, फंगस को। माइको मतलब आप किसको यूज कर रहे हो, फंजाई को। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ स्ट्रेटेजीज। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट के अंदर हम कुछ स्ट्रेटेजीज के नाम अभी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसमें हम प्लांट्स को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है। ठीक है, ये सब स्ट्रेटेजीज के नाम है। जैसे सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या लिखी हुई है, फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटो डिग्रेडेशन, कोई भी चीज जो हार्मफुल है कहां पर, आपकी सॉइल के अंदर है, तो या तो प्लांट प्लांट उसको क्या कर दे, डिग्रेड कर दे। प्लांट सिंपली उसको क्या कर दे, डिग्रेड कर दे। और डिग्रेड कर दे, या दूसरा क्या लिखा हुआ है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे। उसको क्या कर दे, आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किस में कर दे, हार्मलेस या लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, प्लांट के अंदर भी क्या है, जैसे इसमें देखो उसने क्या करा, प्लांट ने पहले उसको अपने अंदर ले लिया। ठीक है, और उसको फिर क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए भी स्पेशली प्लांट्स हैं, हर एक प्लांट ऐसा नहीं करता है। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मैं कोई भी प्लांट ले लूं और उससे वो हार्मफुल एलिमेंट को ले लेगा और उसको डिग्रेड कर देगा। तो कुछ तो नेचुरल होते हैं, कुछ को हमने ऐसा बनाया है, कुछ को हमने ऐसा बनाया है, या वो कुछ ऐसा जीन बनाएंगे या कुछ ऐसा एक तरह से एंजाइम बनाएंगे जो हार्मफुल वाले को हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। एक होता है राइजो रेमिडिएशन। राइजो का मतलब क्या होता है, रूट। जैसे मान लो क्या होता है कि रूट के अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो एक तरह से, मतलब हमें पता है कि एक स्पेसिफिक प्लांट है, उसकी रूट्स में ना एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे विल डिग्रेड द बेसिकली योर कंटामिनेंट इनटू ए डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। एक तो इसमें तो उसने क्या दिखाया, उसने अंदर लिया फिर डिग्रेड किया। इसके अंदर आप देख रहे हो बाहरी, अभी उसने प्लांट अपने अंदर नहीं लेके गया, क्योंकि प्लांट की जो रूट्स हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो नेचुरल है, अगर आप चाहते हो कि आपने कोई और बैक्टीरिया डालने हैं या उन्हीं का नंबर ज्यादा बढ़ाना है, तो आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, वो एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं बायो ऑगमेंटेशन। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसे हम क्या बोलते हैं, बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप पहले से बैक्टीरिया मान लो नेचुरली उसके अंदर है, बट आप और डाल सकते हो, या कोई दूसरे और स्पेसिफिक बैक्टीरिया और उसमें डाल दो, क्योंकि कुछ तो नेचुरली उसके साथ होंगे जो उसकी रूट्स के साथ एसोसिएट होते ही हैं। बट बिकॉज आपने प्रोडक्ट जो आपका कंटामिनेंट है, यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ डिग्रेडेशन, या कंटामिनेंट का लेवल ज्यादा है, तो नेचुरली डिग्रेडेशन तो हो रही है बट वो स्लो हो रही है। ठीक है, आप वहां पे बैक्टीरिया और ऐड कर दो, और यू कैन बेसिकली थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में भी चेंज कर सकते हो, ताकि बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करें और वो कंटामिनेंट को जल्दी डिग्रेड करें। ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, बायो ऑगमेंटेशन। ठीक है, फाइटो स्टेबिलाईजेशन। अब क्या होता है कि एक जगह चलो जी मेरी सॉइल कंटामिनेट हो गया है। ठीक है, अब मैं ये नहीं चाहता कि वो कहीं बारिश हो और बारिश के थ्रू वो दूसरी जगह पे जाके उसको कंटामिनेट कर दे। हम ऐसे प्लांट्स यूज करते हैं, वो स्टेबलाइज, वहां पे कंटामिनेंट है उसी को अपने साथ एसोसिएट कर लेंगे बस। ठीक है, ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए। ठीक है ना, देखो क्या होता है, एक जगह पर अगर कंटामिनेशन हो चुकी है, तो ये हम नहीं चाहते हैं कि वो दूसरी जगह भी चली जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपने किसी ना किसी तरह से रोकना है। ठीक है, अब वो अलग अलग टाइप के, आपको पता है अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं, अलग अलग टाइप के हार्मफुल मटेरियल हैं, तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम ये नहीं डिस्कस करें कि इस टाइप का मेटल है, इस टाइप का कोई हार्मफुल कंपाउंड है तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी है, दूसरे के लिए है, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबलाइज में आपने क्या करना है, आपने कुछ ऐसा वे ढूंढना है कि जिसकी वजह से क्या हो, आपका वो स्टेबलाइज हो जाए, इमोबिलाइज। आप देख रहे हो इसके अंदर सॉइल में था, वो प्लांट ने अपनी रूट के साथ उसको पकड़ के रख लिया कि भाई आगे नहीं जाना है, आगे जाएगा तो फिर आगे वाली, क्योंकि अब वो सॉइल है, पानी में जाएगा, बारिश हुई आगे सॉइल को भी करेगा, फिर पानी जिस वाटर बॉडी में जाएगा उसकी भी कंटेमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर एक उसने हमें क्या बताया, फाइटो एक्सट्रैक्शन। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो हैवी मेटल को अंदर ले लेते हैं और अपने बायोमास का पार्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली प्लांट्स हैवी मेटल को अपने अंदर नहीं लेते। इसके अंदर क्या करा, जैसे अब प्लांट को मिलता तो सब कुछ सॉइल से है ना, वाटर लेने हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो आप खाद किस में डालते हो, मिट्टी में डालते हो, तो खाद से उसने न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं। तो कुछ स्पेशल प्लांट्स ऐसे हैं जो हैवी मेटल्स को अपने अंदर ले लेते हैं।
ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ, यू यू गेट रिड ऑफ द हार्मफुल एलिमेंट फ्रॉम द बेसिकली फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सॉइल हो सकता है, कई बार आप कोई मान लो किसी वाटर के अंदर भी है, तो आपने जो रूट्स को रखा वहां पर या प्लांट को रखा, वो रूट में से भी, वो वाटर में से भी ले लेगा हार्मफुल एलिमेंट को, उसमें से भी रिमूव हो जाएगा। देखो क्या होता है ना, अब सॉइल अलग कंडीशन है। अब मान लो कंटामिनेंट आपकी वाटर बॉडी है, रिवर के अंदर है, वहां पे तो आप कहाँ पे जाके पेड़ लगाओगे। ये तो जनरली फाइटो वाली जो स्ट्रेटेजी है वो सॉइल कंटामिनेशन के लिए है। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पानी है, उसमें हैवी मेटल है, तो आप उसको स्पेसिफिकली एक एक रूट से पास करा सकते हो, ताकि एक तरफ से आपने पानी गया और रूट्स ने उसको ले लिया और वो हैवी मेटल उससे बाहर निकल गया और प्यूरिफाइड वाटर बाहर की तरफ आ गया। ठीक है। एक होता है फाइटो वॉलेटाइलाइजेशन, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, हार्मफुल एलिमेंट को लिया, उसको वॉलेटाइल बना दिया, उसको हवा में उड़ा दिया, तो यू गेट रिड ऑफ द हार्मफुल एलिमेंट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो ये सब स्ट्रैटेजीज होती हैं। ठीक है, जैसे आपने फाइटो डिग्रेडेशन, ठीक है, राइजो के अंदर यू यू आर यूजिंग सम बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विद रूट्स। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, आप साइंटिस्ट या जो भी ब्रामिडेशन जो इन चीजों को करते हैं, उनको नॉलेज है, उनको पता होता है कि इस रूट के अंदर इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और वो जो हार्मफुल एलिमेंट है उसको वो क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्रेडेशन, राइजोरेमिडेशन, स्टेबलाइजेशन, एक्सट्रैक्शन, और एक हमने क्या बोला, फाइटो वॉलेटिलाइजेशन। ठीक है। ठीक है, इसमें भी जैसे मैं आपको फाइटो जो एक्सट्रैक्शन है, इसमें दो स्ट्रेटेजी बताता हूं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए कि जो फाइटो एक्सट्रैक्शन है, फाइटो एक्सट्रैक्शन, तो इसमें लिखिए, एक तो होते हैं नेचुरल हाइपर एक्यूमुलेट, नेचुरल हाइपर एक्यूमुलेशन, नेचुरल हाइपर एक्यूमुलेशन। नेचुरल हाइपर एक्यूमुलेशन, और दूसरा हम क्या बोलते हैं आपका, इंड्यूस्ड और असिस्टेड, इंड्यूस्ड और असिस्टेड हाइपर एक्यूमुलेशन, हाइपर एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो नेचुरल में क्या होता है, इसमें प्लांट्स नेचुरली, ठीक है, एक्सट्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि वो जो भी हैवी मेटल है उसको अपने बायोमास का पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, वेयर प्लांट्स, वेयर प्लांट्स naturally take up the, naturally take up the contaminants in soil unassisted। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, नेचुरली दे आर टेकिंग द, नेचुरली वो कंटामिनेंट्स को अपटेक कर रहे हैं। ठीक है, जो इंड्यूस्ड है, इसके अंदर बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम जैसे कोई ना कोई चिलेटर यूज करते हैं, चिलेटिंग एजेंट, जो क्या करता है, चिलेटर या कोई और एजेंट यूज करते हैं जो ना मेटल की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। क्योंकि कोई चीज सॉल्युबल होगी ना तो वो प्लांट के लिए लेना आसान है। ठीक है ना, अब मान लो कोई चीज में भी इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल का मतलब है पानी तो आ ही रहा है अंदर, पानी के साथ ही उसने अंदर उठा लिया। ठीक है, तो चिलेटर यूज करते हैं, और हम यूज करते हैं एंड और एनी अदर एजेंट, और अदर एजेंट जो क्या करे, जो एक तरह से सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर दे, क्या कर दे वो, इंक्रीज मेटल सॉल्युबिलिटी, या मेटल की मोबिलाइजेशन को इंक्रीज कर दे, इंक्रीज मेटल सॉल्युबिलिटी और मोबिलाइजेशन, और
मोबिलाइजेशन। तो जिससे क्या होगा, उसको प्लांट के लिए लेना इजी हो जाएगा। तो इसमें ना थोड़ा सा आप इंड्यूस करा रहे हो, ठीक है ना। देखो क्या होता है ना, नेचुरली भी प्लांट उस चीज को ले रहा है, बट अगर यू कैन इंक्रीज द रेट ऑफ, और यू कैन इंक्रीज द अपटेक ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बाय गिविंग सम ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे मेटल है, अब वो हैवी मेटल को प्लांट ले रहा है बट स्लो रेट से ले रहा है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, कि वो मेटल्स वो वाला वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बट आपने क्या करा, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट्स आते हैं जैसे ईडीटीए वगैरह हम पढ़ते थे, तो उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और प्लांट उसको ले लेगा। तभी उसको उसने क्या बोला है, इंड्यूस्ड और असिस्टेड हाइपर एक्यूमुलेशन, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेटेजी फॉर फाइटो रेमिडिएशन। पहला है फाइटो डिग्रेडेशन, दूसरा है फाइटो माइनिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस रिमूवल थ्रू हाइपर एक्यूमुलेटर्स, एंड फोर्थ इज चैलेट मेडिएटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें से कौन सी नहीं है? अभी जो आपने पढ़ा है उसमें से इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है? फाइटो माइनिंग, डिग्रेडेशन आपने पढ़ा है, ये अभी जो आप नेचुरल जो, हाँ इंड्यूस्ड, ये वही हैं दोनों। फाइटो माइनिंग इज नॉट अप्रोच। फाइटो माइनिंग क्या होता है ना, जैसे मान लो सॉइल के अंदर कोई, जैसे गोल्ड है, मान लो हमने एक ऐसा प्लांट बनाया जो गोल्ड का अपटेक करे, ठीक है, उसको हम अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वो अलग पर्पस है। मान लो कोई चीज हैवी मेटल, मान लो कोई एक ऐसी चीज है या कोई ऐसा मेटल है विच इज नॉट हार्मफुल, वो हार्मफुल है ही नहीं, बट आप उसको सॉइल में से निकालना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ प्लांट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइटो माइनिंग, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, फाइटो माइनिंग। देखो सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, तो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बट एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है इसके ऊपर ना, आपका जो फाइटो रेमिडिएशन या बायो रेमिडिएशन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इन बायो रेमिडिएशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिटेल्ड बिलो, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला उसने क्या लिखा है, द ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ कार्बन। जैसे बैक्टीरिया जो जो कंटामिनेंट है, इट इज नॉट ओनली हैवी मेटल ना, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है, तो वो उसको डिग्रेड कर रहा है ताकि उसको कार्बन मिले। दूसरा वो कह रहा है, बैक्टीरिया डू नॉट गेट नेट एनर्जी बाय डिग्रेडिंग कंटामिनेंट्स, ठीक है, उसको डिग्रेड करने से उसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही। तीसरा, बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीशीज दैट कोज मेटल्स टू प्रेसिपिटेट। और फोर्थ वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन कंटामिनेंट्स बाय एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बैक्टीरिया जो है वो कंटामिनेंट्स को क्यों डिग्रेड कर रहा है? क्योंकि उसके लिए तो एक तरह से वो फूड ही होगा ना, फूड खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो इसमें सेकंड गलत होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ा बहुत वैसे ही पढ़ा होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी के अंदर हम यूज करते हैं फ्लॉक्स, बैक्टीरिया और फंगस का हम यूज करते हैं मिक्सचर। वो बैक्टीरिया फंगस क्या करते हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल वे ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, दे डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट विद इन द वाटर। अब देखो बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो किसी जो हमारे लिए तो वो कंटामिनेंट है, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक तरह से दैट इज ए हार्मफुल थिंग, बट बैक्टीरिया उसको यूज करके, उसको डिग्रेड करके एनर्जी ले रहा है। वो डिग्रेड उसको क्यों कर रहा है, क्योंकि डिग्रेड करके वो ऑर्गेनिक फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और सिंपलर फॉर्म का वो इनटेक कर लेगा। तो इसके अंदर सेकंड आपका इनकरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, आपने सुना होगा, जैसे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है सूडोमोनास, सूडोमोनास प्यूटिडा, ये इसकी ना एक स्ट्रेन थी, या एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो बनाया था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। उन्होंने क्या देखा, ये जो बैक्टीरिया है जहां पर ऑयल स्पिल हो रखा है, मान लो एक वाटर के अंदर ऑयल की लीकेज होगी, ठीक है, हमारा पानी के अंदर ऑयल चला गया, तो अब पानी ऑयल को अलग कर लोगे? जैसे ऑयल तो चलो ऊपर ऊपर मान लो फ्लोट कर रहा है, बट है तो वो क्या है ना, एक तरह से उसने लेयर बना ली। उन्होंने ये एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया बनाया सूडोमोनास,
और वो क्या है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड होते हैं, प्रोटीन सोर्स पे होते हैं। जनरली बैक्टीरिया लिपिड्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज करते। सूडोमोनास एक ऐसा जीनस है जो ऑयल को डिग्रेड कर रहा है, क्योंकि ऑयल से भी एनर्जी ले रहा है वो, ऑयल को डिग्रेड करके। नॉर्मली बैक्टीरिया ऑयल को डिग्रेड नहीं करते, इसको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया बोल सकते हो। उसने ऑयल को क्यों डिग्रेड करा? ऑयल को डिग्रेड करके एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है वो। ठीक है, बहुत जगह आपको सूडोमोनास देखने को मिलेगा। जब हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता होता है सूडोमोनास इज वन ऑफ द जीनस जो वाइड वैरायटी ऑफ सबस्टेट्स के ऊपर ग्रो कर सकता है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया होता है ना, आप उसको ग्लूकोज देते हो, कार्बन सोर्स, ऑयल ऑयल नहीं देते ऐसे। बट ये स्पेशली उन्होंने बनाया था टू डिग्रेड, विच इज ए ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना आप जो थोड़ा सा, सूडोमोनास। तो ये स्टेटमेंट यहां पर क्या थी आपकी, गलत। देखो वो डिग्रेड कर ही क्यों रहा है, उसको भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। हमारे लिए वो देखो क्या ना, हमारे लिए कोई चीज कंटामिनेंट है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि बैक्टीरिया के लिए तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक है। ठीक है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्योंकि कई बार क्या होगा ना, वो ऑर्गेनिक मैटर, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉइल में है, सॉइल से पानी में चला गया। अब जैसे एनिमल ने उस पानी को पिया तो उसके अंदर चला गया। ठीक है, जैसे आपने एक डीडीटी के बारे में सुना होगा, जिसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। डीडीटी को पहले फाइटोप्लैंक्टन के अंदर गया, फिर जू प्लैंक्टन के अंदर, फिर स्मॉल बर्ड के अंदर, फिर स्मॉल फिश के अंदर, फिर लार्ज फिश के अंदर, फिर वो आपका उसमें गया, जो अपना बर्ड के अंदर जो फिश को खा रही है। तो हमने क्या देखा, वो बायो मैग्नीफाई होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जिस जहां पर कंटामिनेशन हुई है ना, उसको वहीं पर ठीक करना जरूरी है, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एंड दे आर डिग्रेडिंग इट, हमारे लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। हमारे लिए अच्छा है कि हमारा कंटामिनेंट खत्म हो गया, उनको एनर्जी का सोर्स मिल गया। ठीक है, तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना कि अभी मैं जैसे आपको कुछ प्लांट्स के एग्जांपल बताऊंगा जो हम यूज करते हैं, जो हैवी मेटल्स को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, बट हर कोई प्लांट ऐसे नहीं लेता है। ठीक है, तो चलिए कुछ प्लांट्स के नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कुछ प्लांट्स के नाम लिखिए जिनको हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं टू गेट रिड ऑफ समथिंग हार्मफुल। ठीक है, जैसे इसमें आप लिखिए सबसे पहले, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ आर्सेनिक, अगर आप ये चाहते हो कि आर्सेनिक को रिमूव किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए एक तो प्लांट आता है आपका सनफ्लावर, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस। हाँ जी, कौन सी फैमिली में आता है सनफ्लावर? एस्टीरेसी। ठीक है, सनफ्लावर। और एक एक प्लांट का नाम है चाइनीज ब्रेक फन। ये आया था एक बार एग्जाम में क्वेश्चन, कि चाइनीज ब्रेक फन को हम कौन से हैवी मेटल को सॉइल से रिमूव करने में यूज करते हैं? तो उसका आंसर क्या था? आर्सेनिक। ठीक है, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ कैडमियम एंड जिंक, यू कैन यूज थलेस्पी कैरुलिसेंस। थलेस्पी कैरुलिसेंस। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ लेड, इसमें अलग अलग प्लांट्स हैं, जैसे एक है इंडियन मस्टर्ड, विच इज ब्रेसिका जनकई। ब्रेसिका जनकई। रैगवीड, जिसका नाम होता है एम्ब्रोजिया एट्रिमिसीफोलिया। एम्ब्रोजिया एटिमिसीफोलिया। एंड वन वी हैव दैट इज डॉग बेन एपोसाइनम, मतलब ये भी इसी के लिए यूज करते हैं, सॉरी, डॉग बेन। एपोसाइनम कैनाबिनम।
तो यू कैन गेट रिड ऑफ लेड यूजिंग दीज थ्री प्लांट्स। ठीक है। और एक आप इसमें लिख सकते हो यूरेनियम। यूरेनियम जो कि एक इंसिडेंट भी हुआ था, चेरनोबाइल इंसिडेंट। तो वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां पर यूरेनियम रिलीज हुआ था। और इसके लिए भी हमने क्या यूज किया था? सनफ्लावर। अब देखो क्या ना, इसका मतलब ये नेचुरली, वही ना, हर एक प्लांट में एक करेक्टरिस्टिक नेम, ये नेचुरल होते हैं, दे आर हाइपर एक्यूमुलेटर। ठीक है ना। देखो आर्सेनिक हमारे लिए तो हार्मफुल है। अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स उसको अपने बायोमास का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है। अब कुछ में तो नेचुरल होता है, और जैसे आपको पता ही है, आजकल तो हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं कि हम अपने हिसाब से उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, और मतलब ताकि वो उन हैवी मेटल्स का अपटेक कर सके। ठीक है। देखो अपटेक करना एक बात होती है, अब कई बार ये भी हो सकता है कि प्लांट उसका अपटेक कर ले, क्या होता है प्लांट के लिए वो हार्मफुल हो। बट एट द एंड तो हमारे लिए तो क्या हुआ, हमारे लिए तो एक तरह से रेमेडी हमें मिल गई कि उसने हैवी मेटल को हमारे लिए सॉइल में से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया भी था एक, जैसे देखो इसका भी साइंटिफिक नेम बता रखा है, चाइनीज ब्रेक फन, जिसका वैसे साइंटिफिक नेम क्या बता रखा है आपको? टेरिस विटेटा। ये किसका हाइपर एक्यूमुलेटर है? तो क्या आंसर होगा आपका? आर्सेनिक। अब देखो इसके अंदर कोई आप वो नहीं लगा सकते कि, अब इसमें कोई तुक्के तो लगेंगे नहीं, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता है, बस बात खत्म। ठीक है। आया समझ में ये? ठीक है। अब हम दो तीन टर्म्स और देखते हैं। जैसे बायो ऑगमेंटेशन तो चलो थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी सही। दूसरा एक एक बायो वेंटिंग क्या होता है, और एक बायो स्पार्जिंग क्या होता है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बायो वेंटिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय बायो स्पार्जिंग? ठीक है। इन दोनों टर्म्स को भी हम देखेंगे कि बायो वेंटिंग क्या होता है और आपका बायो स्पार्जिंग क्या होता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, बायो वेंटिंग is the most common bioremediation approach. This process involve drilling small diameter wells into the soil that allow air ingress and passive ventilation where ground gases produced by the microbial action are released. ठीक है। People can use this approach for groundwater and soil complications because it adjusts the vent rate which controls nutrient and oxygen rate। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना हम वेल्स करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, आप जो बेसिकली आपका, अब पानी तो आपको पता ही है कि जमीन के नीचे पानी है। ठीक है। अब मान लो वहां पर कोई कंटेमिनेशन हो रखी है। ठीक है। तो वहां पर चलो डिग्रेडेशन भी होनी है, और जो वहां पर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक जो भी गैसेस वगैरह बन रही हैं, उसको भी हमने क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है। जैसे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि बायो वेंटिंग और बायो स्पार्जिंग में एक्चुअली फर्क क्या है। ठीक है। अब मान लो नीचे माइक्रोब्स हैं, बट उनको एयर ही नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसे डिग्रेड करेंगे? ठीक है। जैसे आप देखो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो बायो वेंटिंग है, ठीक है, जैसे मान लो ये आपको दिखा रखा है, ये नीचे की तरफ क्या है, इसके अंदर सैचुरेटेड जोन है। सैचुरेटेड जोन हुआ है मान लो जहां पर आपका वाटर है। ठीक है। जो बायो वेंटिंग है वो हम यहां तक करते हैं। ठीक है। जिसको आप अनसैचुरेटेड या वेडोज जोन बोल सकते हो। ठीक है। जैसे आपने वेल तो करा, बट वो कहां तक करा? यहां तक ही। इसके अंदर आप एयर स्पार्जिंग करते हो। आप एयर भेज रहे हो कहां पर? सैचुरेटेड जोन के अंदर। सैचुरेटेड जोन मतलब जहां पर आपका पानी है। ये दोनों में मेन फर्क है। बायो वेंटिंग में जैसे आपने वेल कर दिया तो एयर बाहर से जा रही है अंदर की तरफ। इसके अंदर आप एयर स्पार्जिंग कर रहे हो सैचुरेटेड जोन। जो वेडोज जोन है उसको आप अनसैचुरेटेड। अब ये होता है ना, आपने देखा कई बार बोर होता है तो ये थोड़ा पानी कितना डीप है। अब कहीं होता है ना 100 फुट करते हैं, 200 फुट करते हैं, 300 फुट करते हैं। तो वो कहते हैं ना जितना नीचे नीचे जाते जाते हैं उतना पानी आपको प्योरिटी देखने को मिलेगी। अब वही हो रहा है ना आजकल, वही है कि अब पानी वो भी कौन सा आ रहा है, जो बारिश का पानी आ रहा है वही नीचे जा रहा है। ठीक है। तो ये एक तरह से बायो वेंटिंग और जो मैंने आपको बताया बायो स्पार्जिंग या एयर स्पार्जिंग, इन दोनों में ये फर्क है। इसमें आप वेल जो बना रहे हो वो कहाँ तक बना रहे हो?
अनसैचुरेटेड जोन तक और इसमें सैचुरेटेड तक। ठीक है, मेन मोटिव यही है कि आप अगर कोई चीज कंटामिनेंट है उसको डिग्रेड करने के लिए मान लो एयर चाहिए या कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो हमें वहां तक पहुंचानी है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा है, ड्रिलिंग स्मॉल डायमीटर wells in the soil that allow oil ingress and passive ventilation where ground gases produced by the microbial action are released। जो गैसेस माइक्रोबियल एक्शन से बन रही है, जैसे मान लो जब हम बात करते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहले एरोबिक ट्रीटमेंट होता है फिर एनारोबिक होता है। एनारोबिक ट्रीटमेंट में बायोगैस बनती है, मीथेन बनती है, CO2 बनती है। तो वो जो गैसेस बन रही हैं, ठीक है, वो वहां से मान लो आप रिमूव कर पाओ। ठीक है, पीपल कैन यूज दिस अप्रोच फॉर ग्राउंड वाटर एंड सॉइल कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ये सब कुछ एडजस्ट कर देता है। बायोस्पार्जिंग में आप क्या कर रहे हो, आप हाई प्रेशर एयर इंजेक्शन कर रहे हो सॉइल के अंदर। इसमें तो आपने डायमीटर कर दिया, अपने आप ही जो एयर है अंदर जा रही है बाहर आ रही है। इसके अंदर आपने क्या करा, इंजेक्शन करा और अंडर द ग्राउंड वाटर टेबल। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ गई एंड एनहांसेस बायोलॉजिकल, ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एयर स्पार्जिंग इज हाईली इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल कंपेयर टू एक्सकेवेटिंग एंड टाइलिंग कंटामिनेटेड सॉइल और सर्कुलेटिंग पॉल्यूटेड वाटर थ्रू पंप्स एंड फिल्टर टैंक। मतलब आप सीधा एयर इंजेक्शन कर दो ताकि ऑक्सीजन बढ़ जाए और वहां पर जो बैक्टीरिया है वो खुद ही डिग्रेड कर दें। अदरवाइज तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसमें से आप पहले जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको आपको मतलब पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसको फिल्टर टैंक्स के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से किसकी स्ट्रैटेजी है आपकी, दीज आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ योर बाय रेमिडिएशन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम में ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें शायद बस यही मेन आपको बताना था। जैसे आप ये देखो, अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो क्या लिखा हुआ है, बायो वेंटिंग, एक लिखा हुआ है नेचुरल एटीन्यूएशन। ठीक है, एक लिखा हुआ है आपका एयर स्प्रेइंग और एक लिखा हुआ है बायोस्टिमुलेशन। अब इसमें से बायो वेंटिंग क्या होगा, लिखा ना, इट इज ए टेक्निक टू ऐड ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द साइट ऑफ कंटेमिनेशन इन एन अनसैचुरेटेड जोन, जिसको मैंने बोला वेट डोज जोन, ताकि वो इन सीटू वहीं पे डिग्रेडेशन हो जाए ना। देखो, इसके लिए ना आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉइल या वाटर कंटामिनेटेड है। मान लो आपने नीचे से सैंपल लिया, ठीक है, अब वो तो ये दोस्त होगी जिनको पता है कि वाटर यहाँ का नीचे का सही नहीं है, क्योंकि वो तो सैंपलिंग के बाद ही पता लगता है ना कि उसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो नेचुरली हम उसको कैसे ट्रीट करा सकते हैं, तो बायो वेंटिंग होना चाहिए थर्ड। और एयर स्प्रेइंग जो भी हमने बात करी, जो एयर स्पार्जिंग हो गया, तो वो होना चाहिए आपका सेकंड, सैचुरेटेड जोन बिलो वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल से भी नीचे की तरफ। तो ए का होना चाहिए 3, सी का होना चाहिए 2। तो ये दो ऑप्शन में है ना। अब आ जाता है नेचुरल एटीन्यूएशन, इंडिजिनस लेवल ऑफ कंटामिनेट डिग्रेडेशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और बाय स्टिमुलेशन, आप मॉडिफाई करो एनवायरमेंटल कंडीशन को। देखो क्या है ना, अगर कहीं पर नेचुरली कोई आपका डिग्रेडेशन हो रही है, आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हो, या तो वहां पर जो माइक्रोब्स डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इफ इट इज डिग्रेडेशन बाय सम बैक्टीरिया, यू ऐड मोर बैक्टीरिया। ठीक है, सेकंड थिंग यू कैन डू, यू कैन ऐड सम अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो और डिग्रेडेशन करते हैं। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स, यू कैन मेक द कंडीशन फेवरेबल। ठीक है ना, अब आप थोड़ा सा कंडीशंस को और बेटर करो ताकि वो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, तो ए का होना चाहिए आपका 3, बी हैज टू बी 1, सी हैज टू बी 2 एंड डी हैज टू बी 4। तो यही ऑप्शन बनेगा आपका डी। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है, ये 8-10 डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए बस, बाकी कोई इसके अंदर ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। ठीक है, और एक हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, बायो ऑगमेंटेशन। अब वो कह रहा है जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज often use
बायो ऑगमेंटेशन, ठीक है, इंडस्ट्री इसको यूज करते हैं बायो ऑगमेंटेशन को, टू ऐड एक्स्ट्रा एक्सोजिनस स्पीशीज। एक्सोजिनस मतलब बाहर से आप डाल रहे हो, और इंडिजिनस माइक्रोब्स टू द इंडस्ट्रियल साइट। Augmentation works in conjunction with both bioventing and biosparging application, but it has limitation. Non-indigenous microbes are usually not compatible with indigenous bacteria। कई बार ये भी होता है ना, एक बैक्टीरिया जहां पर पहले से है ही सी, अब आपने दूसरे डाल दिए। अब कई बार अगर वो एक दूसरे को मारने लग गए तो फिर क्या होगा, फिर तो दोनों ही खत्म हो गए। तो ये भी देखना पड़ता है कि जो आप बाहर से बैक्टीरिया डाल रहे हो, नेचुरल तो जो बैक्टीरिया वो है सही है, ठीक है, बट अगर आप कोई एक्स्ट्रा जीनस या जो नॉन इंडिजिनस है उसको ऐड कर रहे हो, तो अगर वो कंपैटिबल नहीं हुआ तो फिर काम नहीं है। तो इसलिए सो मैनी ऑफ देम बायो ऑगमेंटेशन एडिटिव्स आर एडिशनल माइक्रोब टू दोज ऑलरेडी एट वर्क। मतलब आप सिर्फ वही वाले डाल दो जो पहले से हैं, थोड़े एक्स्ट्रा कर दो या कंडीशंस को फेवरेबल कर दो, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रोवाइड कर दो। ऑगमेंट का मतलब ही इंक्रीज करना होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एक चीज अगर आप नेचुरली डिग्रेड होने दे रहे हो, है वो हार्मफुल, ठीक है ना, उसको लग रहे हैं 10 दिन, इंडस्ट्री ने किसी चीज को डिग्रेड करा, इंडस्ट्री तो चाहती है ना जल्दी डिग्रेड हो, आप और बैक्टीरिया डाल दो, यू मेक कंडीशन सुटेबल ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, आपका डिग्रेड हो जाए। ऑगमेंट मतलब इंक्रीज, यू आर इंक्रीजिंग द रेट, ठीक है। हाँ, अगर कोई दूसरे टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इफ दे आर कंपैटिबल विद द ऑलरेडी बैक्टीरिया विच आर डिग्रेडिंग, दैट देन इट इज फाइन, तब आप उसको चलने दो। अदरवाइज आपको क्या देखना पड़ेगा, मतलब अगर कंपैटिबल नहीं है तो फिर आप उन्हीं को ही और ऐड करो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना, माइक्रोब्स में भी तो आपस में इंटरेक्शन होती है ना। अब एक दूसरा डालने से कुछ दोनों में कोई पंगा हो गया, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि जो ऑलरेडी जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन था वो भी नहीं हो रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम एक बैक्टीरिया की बात करेंगे जिसको साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच से बनाया। कैसे बनाया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच, इंजीनियरिंग अप्रोच। ठीक है, तो इसका क्या नाम है आपका? डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। इट इज द मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट organism known, the most radio resistant organism known। ठीक है, so it has been modified to consume and digest toluene and ionic mercury from highly radioactive radioactive nuclear waste, from highly radioactive nuclear waste. It is the most radio resistant organism known। और ये देखो कि किस किस को कंज्यूम डाइजेस्ट कर रहा है, टॉलिन को और आयनिक मरकरी को, फ्रॉम हाईली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। ठीक है, ये बैक्टीरिया आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है।
दैट इज डायनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस। इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स भी दिखाते हैं, क्वेश्चन आया था एग्जाम में ना। चलो ये क्वेश्चन ये भी देखेंगे। बट ये जैसे ये क्वेश्चन इस बार ना एक आईटी जैम का एग्जाम होता है उसमें आया था, ये एमएसक्यू आया था। मतलब इसके अंदर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो चलिए इसमें से देखते हैं। मतलब इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस सही हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आया था, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या जो स्टेटमेंट्स हैं वो डायनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस के बारे में आपकी करेक्ट है। ठीक है, मतलब एक भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकती हैं। ठीक है। अब जैसे एक तो क्या लिखा है, इट हैज ए सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स इंक्लूडिंग एन आउटर मेम्ब्रेन दैट लैक्स लिपिड ए। ठीक है, याद है कुछ आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? अगर आपसे डिफरेंस की बात की जाए कि कोई बैक्टीरिया पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसमें क्या फर्क होता है? बताओ माइक्रो वाले। पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है। आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड और ओ एंटीजन, लिपोपॉलीसेकेराइड की। अब पहली बात तो आपको ये देखनी है, अब ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। पढ़ा है ये बैक्टीरिया कहीं पे आपने, डायनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस? इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा फिर यह है कि अगर तो ये इसमें कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन है बट उसमें लिपिड ही नहीं है, इट हैज ए सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स इंक्लूडिंग एन आउटर मेम्ब्रेन। नॉर्मली आपने क्या कि आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेकेराइड की होती है। तो अगर तो ये ग्राम नेगेटिव है, फिर इसमें आउटर मेम्ब्रेन तो ग्राम नेगेटिव में ही होती है बट उसमें लिपिड ए भी होता है। फिर एक उसने क्या लिखा है, पेप्टिडोग्लाइकन में ऑर्निथिन होता है। ठीक है, ये भी पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर ना डाई अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो पुरानी बुक्स थी ना, अगर अब वही या पता नहीं आप में से सेल वॉल कितनों ने पढ़ी हुई है, जब हम बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करते हैं ना, जो पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है, तो वहां पर पहले तो सिर्फ दो डाई अमीनो एसिड लिखे होते थे। एक होता था आपका लाइसिन, ठीक है, और एक होता था डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड, जो यहाँ पर नाम है डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड। ये जो लिखा हो ना डीपीए, इसको आप डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड बोल सकते हो। और तीसरा जो है वो ऑर्निथिन होता है। ये तीन टाइप के डाई अमीनो एसिड्स आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इसके पेप्टिडोग्लाइकल में ऑर्निथिन है डायमिनोपाइमेलिक एसिड की जगह, इन द एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, ये तो चलो नॉर्मली पेप्टिडोग्लाइकन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का बना होता है। ठीक है, इसके लिए वही है ना, आपको सारी पहले बैक्टीरियल सेल वॉल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बट चलो हम अभी हमारा यहाँ पे कंसर्न सिर्फ हमें, अब देखो क्वेश्चन उसने क्या पूछ लिया आपसे। आपको आपको ये तो पता है कि डायनो कोकस रेडियो ड्यूरेंस इट इज द मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म नोन। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, ये 15,000 ग्रे, ये यूनिट होती है रेडियो एक्टिव रेज की। ठीक है, तो इस ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है। इतने 15,000 ग्रे, ग्रे इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी की वैसे अलग अलग यूनिट्स होती हैं। सुनिए आपने कोई रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स, हाउ यू एक्सप्रेस रेडियो एक्टिविटी? जैसे उसमें होता है ना काउंट्स पर मिनट, काउंट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट्स होता है, बैकरल होती है एक, बैकरल। ठीक है, दैट इज अ यूनिट। ये रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे आगे, ये साइवर्ट, ये ग्रे। ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिविटी, रेडियो रेडिएशन को प्रेजेंट करने की यूनिट्स होती है। ठीक है, तो इसमें डी तो सही है। अब पहले आप ये देखो कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। देखो कुछ ना कुछ तो इस बैक्टीरिया में एक्सेप्शंस हैं। दैट इज व्हाई यू आर कॉलिंग इट द मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म नोन। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। तो पहले ये देखो, इज इट ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव? देखो वैसे तो फोन चलाते रहते हैं।
डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, माइक्रो वालों को पता होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने पढ़ा है। पॉजिटिव है, तो सी तो गलत हो गया इसका मतलब। तो पहली बात यह है कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। और इसमें ए और बी भी सही है, ठीक है। मतलब ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के अंदर थिक होती है, बट इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, बट उसमें लिपिड ही नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर जो क्रॉस ब्रिज होता है, ठीक है। अब मैं ऐसे वैसे आपको एक बार देखता हूँ, दिखाता हूँ वैसे स्ट्रक्चर सेल वॉल का। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ना नैम और नैग होता है, एनएसिडाइल म्यूरामिक एसिड, एनएसिडाइल ग्लूकोसामीन। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एलाइसिन दिख रहा होगा, ठीक है, ये डाइमिनो एसिड है, क्योंकि ये लाइसिन और इधर एलेनिन ये आपस में क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन होती है, ये होता है स्टेफाइलोकोकस के अंदर, इसमें पेंटाग्लाइसिन ब्रिज होता है। नॉर्मली ये दिख रहा है आपको डैप, नॉर्मली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, उसमें जो डैप है, क्योंकि ये ना ये जैसे ये एक सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन का मोनोमर है, ऐसे दूसरा मोनोमर है, ये आपको दिख रहा है नैम नैग, नैम के साथ अमीनो एसिड लगे हुए हैं, इधर भी नैम के साथ लगे हुए हैं, तो ये इनमें ना क्रॉस ब्रिज बनता है। तो क्रॉस ब्रिज में इधर एलेनिन होता है, इधर डैप होता है, ठीक है। तो जो आप हमने बात करी है किसकी, इसकी डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस की, ना तो उसमें यहाँ पे लाइसिन है, ना ही उसमें डैप है, उसमें इन दोनों की जगह क्या है वहां पर, ऑर्निथिन, ठीक है। पुरानी बुक्स में तो क्या होता था, यही लिखा होता था कि दो ही टाइप के डाइमिनो एसिड्स होते हैं, ये देखो पुरानी बुक्स में आप देखोगे ना, तो एल लाइसिन होता था और मीजो डाइमिनो पाइमिलिक एसिड होता था। बट जो नया बुक नया आया है, क्या पता इसी बेस पे उन्होंने ऐड किया हो, क्योंकि डायनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस जो है उसकी जो सेल वॉल है, उसमें क्या प्रेजेंट है आपका, उसमें ऑर्निथिन है, ठीक है। मतलब ये जो स्पेसिफिक पोजीशन है ना जहां पे क्रॉस ब्रिज बन रहा है, जो मैंने आपको ये शो करी और ये शो करी है, इसकी जगह वहां पर क्या होता है, ऑर्निथिन। तो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ डाई अमीनो एसिड जो हैं वो आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। ऑर्निथिन हो गया आपका, डैप हो गया, और लाइसिन। ज्यादा जगह पे डैप ही होता है, ये भी एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर लाइसिन है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस विच इज ए सुपर एंटीजन। और डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस के अंदर क्या होता है आपका, ऑर्निथिन, ठीक है। भाई लिख लिया करो ये चीजें। हो गए तीन डायमिनो एसिड याद। अब ये क्या होता है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स वाली हो जाती है, इसके लिए अब आपको पता नहीं ना, मैंने क्वेश्चन पढ़ तो अभी हम क्या रहे हैं, डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, और हमें एक इन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोरेमिडिएशन बस वो लाइन ही हमें पता होनी चाहिए कि वो मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट है, ठीक है। बट कुछ एग्जामिनर ने ये भी पूछ लिया पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसमें उसकी सेल वॉल कैसी होती है, तो ये उसकी डिटेल होगी। तो क्वेश्चन के थ्रू हमें तीन चार पॉइंट्स और एक्स्ट्रा देखने को मिल गए, ठीक है। वो चलो जब तक नहीं पढ़े हैं तब तक अलग बात है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये तो पक्का है कि वो रेडिएशन वाला पॉइंट तो सही है, ठीक है। बट विदाउट नोइंग दीज थिंग्स कि ऑर्निथिन होता है, या उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन भी है जिसमें लिपिड ही नहीं है, तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विदाउट एक्चुअली हैविंग द नॉलेज, ठीक है। बट यह कि एग्जाम का आंसर किया है तो उसमें तीन सही हैं, सिर्फ ग्राम नेगेटिव गलत है। तो मैंने चार चीजें सीख ली, पॉजिटिव है, सेल वॉल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड ही नहीं होता, नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव में वैसे आउटर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। अब इसकी आउटर मेम्ब्रेन में भी थोड़ी डिफरेंट है, बट दैट इज विदाउट लिपिड। फिर एक पॉइंट हमने क्या सीखा कि इसमें ऑर्निथिन होता है, और उसके बहाने हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी देख लिया, अगर आपने पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है वैसे पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है। जो आपको ये आप देख रहे हो, ये नॉर्मली शो कर रखी है आपको एक ग्राम पॉजिटिव की मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर फिर आपका एक ये थिक सेल वॉल होती है, ठीक है, जिसमें लिपोटिकोइक एसिड्स होते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव है, ये देखो एक इमेज आपको दिख रही है इसमें, ये मेम्ब्रेन तो दोनों में कॉमन है, इधर देखो ये सेल वॉल की थिकनेस है, ठीक है, इधर सेल वॉल की थिकनेस बस इतनी है। इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसमें ना आपको पता है एलपीएस, एलपीएस इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, लिपिडे, कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ एंटीजन, ठीक है। इसको हम तब पढ़ते हैं जब हम बैक्टीरिया को डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं, तो ये वहां पर आपका सब कुछ आता है, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है, इसमें आपकी सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक, तो देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है। विच एक्सपेरिमेंट would best validate the bioremediation potential of a microbial strain degrading oil spills in sea water। ठीक है, मतलब आपको, आपने एक माइक्रोबियल स्ट्रेन बनाई, यू वांट टू चेक द बायोरेमेडिएशन पोटेंशियल, क्या वो ऑयल स्पिल्स को या ऑयल को डिग्रेड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। एक वो कह रहा है कि आप सी वाटर यूज करो जिसमें ऑयल है ही नहीं, तब ग्रोथ देखो। ठीक है, दूसरा वो क्या कह रहा है, यूजिंग microbial growth in sea water with added nutrients but no oil। ठीक है, आप एक माइक्रोबियल ग्रोथ देखो उस सी वाटर के अंदर जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑयल ही नहीं है। तीसरा वो क्या कर रहा है, वो सिस्टम देखो जिसमें एक जिसमें माइक्रोब्स हैं और एक जिसमें माइक्रोब्स नहीं है। सीधा सा फंडा तो यही बनता है, क्योंकि अगर ऑयल को डिग्रेड करेगा तो उसमें आपको ऑयल कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगी, और अन इनोक्यूलेटेड में तो वो तो एक तरह से आपका स्टैंडर्ड हो गया कि इतना है, और जिसमें इनोक्यूलेट करा उसमें आप देख रहे हो कि डिग्रेड करेगा तो कम हो जाएगा, नहीं करेगा तो उतना ही रहेगा। ठीक है, और एरेटेड नॉन एरेटेड का तो कुछ यहाँ पर है नहीं। ठीक है, क्योंकि मेन हमें ऑयल कंसंट्रेशन देखनी है ना, हमने माइक्रोब को थोड़ा ग्रो करा के देखना है। अगर ऑयल की कंसंट्रेशन, अब माइक्रोब क्योंकि सिर्फ ये है ना, सिर्फ उसमें ऑयल ऑयल ही थोड़ा होगा सी वाटर में, और भी चीजें हैं, वो तो आपने ऑयल देखना है। अगर तो ऑयल को वो डिग्रेड कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर, मतलब वो माइक्रोब का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और क्योंकि अन इनोक्यूलेटेड इज आर रेफरेंस, उसमें ऑयल ज्यादा है, और जिसमें इनोक्यूलेशन किसकी करी है आपने, माइक्रोब की, अगर तो उसमें कम हो रहा है तो इसका मतलब माइक्रोब ऑयल को डिग्रेड कर रहा है, नहीं कम हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑयल को डिग्रेड नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे इसका भी बताओ, एक बायो ऑगमेंटेशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, बायो ऑगमेंटेशन रेफर्स टू, ए क्या लिखा उसने, डेवलपिंग माइक्रोबियल स्ट्रेन्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग विच कैन डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स एफिशिएंटली। ठीक है, बायोगमेंटेशन में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की तो बात नहीं की। एक्स टू का मतलब क्या होता है कि आप उसको टॉक्सिन्स को सॉइल से बाहर निकालो। ये अगर लिखा एक्स सी टू तो मतलब कहीं और जाके करो, of toxins from soil or any other contaminant site by addition of selected microbes to enhance biodegradation। इसका मतलब आपको उसको कहीं और जगह लेके जाना पड़ेगा, ऐसा भी हमने डिस्कस नहीं किया है। Addition of nutrients at the contaminated site to enhance growth of indigenous microflora which will in turn degrade pollutants। ठीक है, इसको आप बायो स्टिमुलेशन बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, बायो स्टिमुलेशन, कि जो आप न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्या ऐड कर रहे हो आप, न्यूट्रिएंट्स को, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, बायो स्टिमुलेशन, बायो स्टिमुलेशन। और एक उसने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ सेलेक्टेड माइक्रोब्स बोथ आर्की एंड बैक्टीरिया टू द पोल्यूटेड साइट सो दैट डिग्रेडेशन इज एनहांस्ड। तो ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये तो चलो आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, ये क्वेश्चन ये आप ट्राई कर सकते हो। करो एक बार इस क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग आर सर्टेन फैक्ट्स रिगार्डिंग बायोरेमिडिएशन। Biodegradable plastics are made up of
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनोइड्स सच एज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। सही है ये। दूसरा क्या लिखा है कि जो सूडोमोनास प्यूटिडा F1 बैक्टीरियल स्टेन इज इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जब भी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ये ना एक सैलिसिलिक एसिड को डिग्रेड करता है ये तो हमने ऐसा सच्ची लाइन है, क्योंकि ये ऐसे जिन्होंने बुक से उठाई थी कि वो टॉलिन और आयनिक मर्करी फ्रॉम हाईली रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट। अब ये ना बाय ऑगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने सिर्फ क्या करा, ऐड किया है। ठीक है ना, कि मान लो या तो जो ऑलरेडी थे हमने उसको ऐड किया है, और इम्प्रूवमेंट किसकी कह रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। या तो आप चलो कुछ नए ऐड कर दो, वो अलग बात है। हमने इम्प्रूव नहीं करा है। ठीक है, हमने जो जो ऑलरेडी थे, या तो आपने उसका नंबर बढ़ाना है, ऑगमेंट मतलब इंक्रीज करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन जो भी आपने किया था उसमें क्या कहा था हमने, आर्की और बैक्टीरिया सेलेक्टेड को ऐड किया। तो ये थोड़ा है कि जो ऑलरेडी वहां पर है उसको हमने इंप्रूव करा है। ठीक है। फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ जीनोबाइटिक्स, क्या होते हैं ना, जीनोबाइटिक क्या होते हैं, जीनो का मतलब होता है मतलब जो नेचर में है ही नहीं। जैसे कुछ चीजें ऐसे ना जो हमने बनाई है, जो हमने खुद से बनाई है, जो चीज तो मान लो नेचर ने बनाई है तो उसको उसने ब्रेक करने का भी, एक तरह से उसको ब्रेक करने के लिए भी सिस्टम बना रखा है। बट जो चीजें हमने अपने, मान लो मैंने कोई ड्रग बना दिया, ठीक है, सिंथेटिक ड्रग है, बट एटमॉस्फेयर में कोई उसको डिग्रेड करने वाला है ही नहीं, वो होते हैं जीनोबाइटिक्स। ये भी एक पूरा टॉपिक होता है जीनोबाइटिक्स। जीनोबाइटिक मतलब जो ह्यूमन ने खुद से बनाया है। ठीक है। तो ठीक है, उसको डिग्रेड करने के लिए फिर वही आप बैक्टीरिया भी फिर अलग से बनाओ। ठीक है, बट इंप्रूव नहीं कर रहे ऑलरेडी को ना, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग दैम, या कोई दूसरे ऐड करने हैं तो आप ऐड कर दो। तो डी तो गलत है, और डी आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन में देखने को मतलब, इसलिए ए बी सी सही है। ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक बता भी रहा था पॉइंट, एक्चुअली ये एक क्वेश्चन आया था, ये एक जीन होती है, किसकी है, ये सूडोमोनास प्यूटिडा की है। तो अभी जो कह रहे थे ना एरोमेटिक रिंग, तो ये एक सैलिसिलिक एसिड की एरोमेटिक रिंग होती है। ये बस आप याद ना कि NaH जो जी है, वो कैटलाइज द मेटाबॉलिज्म ऑफ सैलिसिलिक एसिड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आप याद रखना उसका आंसर क्या है, कैटिकोल। ठीक है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि ये सूडोमोनास किया है, वो सैलिसिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कैटिकोल के अंदर। ठीक है। अब भैया ना ये तो चलो क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे हर एक चीज, हर एक, मैंने आपको बताया ना, यू कैन नॉट स्टडी अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंटामिनेंट। आपको बस बेसिक डेफिनेशंस बताओ। ठीक है, जैसे जनरल से क्वेश्चन आपने देखे ना, बायो ऑगमेंटेशन क्या है, बायो स्टिमुलेशन क्या है। अगर बहुत, अब जैसे आपको पता ही नहीं है सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, कैटिकोल क्या होता है, तो यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये तो चलो ये होता है कि कहीं एग्जाम में आया हुआ है तो अब आपको बता दिया। अदरवाइज ये सोचो ना, कोई भी एक हार्मफुल है, उसका भी एक मेटाबॉलिक पाथवे होगा, उससे पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। तो वो भी एक पूरा, एक तरह से एनवायरनमेंट जो पढ़ते हैं उनको एक जीनोबाइटिक्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। क्योंकि कोई चीज अगर हम बना रहे हैं तो ये भी जरूरी है कि हाउ, क्या वो नेचुरली वो डिग्रेड हो पा रहा, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अब मान लो मैंने एक नया कंपाउंड बना दिया, ठीक है, मैंने तो चलो बना दिया, बट क्या नेचर के अंदर जो माइक्रोब्स ऑलरेडी हैं, जो तो हमें पता ही है, जो भी साइंटिस्ट को पता है, क्या वो उसको डिग्रेड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जैसा प्लास्टिक्स में ही बोलते हैं ना, प्लास्टिक डिग्रेड तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका कैटिकोल। ठीक है। अब जैसे एक दो चीजें मैं आपको वैसे बताता हूँ, ये एग्जाम में आई हुई थी आपके ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आया कि इसमें आपने क्या बताना था कि ये ना कुछ एनिमल्स हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है उसका क्या कोज है। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आया अबाउट जिप्स वल्चर्स। इनकी पॉपुलेशन के अंदर जो डिक्रीज आया है वो आया डिक्लोफेनेक की वजह से। डिक्लोफेनेक जिसको आप पेन किलर खाते हो, डिक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, सुने हैं सॉल्ट डिक्लोफेनेक, कि डिक्लो डिक्लो बोलते रहते हो। हैं, ये आते हैं ना, आपने पेन किलर्स होते हैं ना, ये जैसे एक PCM होता है, बट आजकल जो आप कॉम्बिनेशन देते हैं ना डॉक्टर, PCM के साथ डिक्लोफेनेक या एसिलोफेनेक होता है। तो हमने क्या देखा है कि इसकी वजह से, पानी में इसकी वजह से जो जिप्स वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज आया है। ठीक है, ये देखो एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया था, ये आया था, डिक्लोफेनेक टॉक्सिसिटी हैज बीन सजेस्टेड टू बी द कोज फॉर पॉपुलेशन डिक्लाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो उसका आंसर क्या था, जिप्स वल्चर्स। ठीक है।
और एक बार आया था ये मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो इसमें चलो देखते हैं। तो बी का तो क्या होगा, बी का तो हो गया 3। ठीक है, और देखो बी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, इसका मतलब जो हनी बी है उसकी पॉपुलेशन में डिक्रीज का रीजन है ये कुछ आपके नियो निकोटिनोइड्स। ठीक है ना, जैसे कई बार अलग अलग टाइप के जो भी उनको फीड दी जा रही है, या कई बार मे बी वो अब डिक्लोफेनेक ये तो है नहीं, जिप्स वल्चर वैसे खा रहा है। अब क्या होता है, पानी के अंदर इसकी कंटामिनेशन हुई, उसने जो पानी पिया और उसकी टॉक्सिसिटी होगी उसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही ए का क्या दे रखा है आपको, 4। सी का दे रखा है शेलफिश मिथाइल मरकरी। ठीक है, मिथाइल मरकरी की वजह से उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है। और ये एक मिनो, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक ऑस्ट्रोजन। ठीक है, क्या होता है मिनो, कौन सा एनिमल होता है, जोलॉजी वालों को पता होगा है, सुना है मिनो। ये भी कोई फिश ही बता रहा है, इट इज ए काइंड ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश। ये भी एक तरह से फिश होती है मिनो। अब भैया ना सिर्फ ये पता होने से कि डिक्लोफेनेक टॉक्सिसिटी। ठीक है, मतलब ये, इसको हम चलो ऐसे बायो रेमेडिएशन तो नहीं अभी बात कर रहे हैं, बट ये वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ऑब्वियसली है तो ये भी क्या है, एक तरह से किसी ना किसी तरह से उनकी बॉडी के अंदर ये गया है, चाहे वो उनके फूड के थ्रू गया है, वाटर के थ्रू गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो इनकी पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन देखा गया है, ठीक है ना, अब ऑब्वियसली है ना, अब जो लोगों का काम है कि यहाँ पर कहते हैं पहले ये वाले एनिमल्स होते थे अब नहीं है, या उनका नंबर कम होता जा रहा है, तो वो है ना जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, जो लोग बायोडाइवर्सिटी से डील करते हैं उनको ये चीजें स्टडी करनी पड़ती हैं। दे हैव टू लुक फॉर द कोज ना, क्योंकि हर एक एनिमल का इकोसिस्टम में रोल है। ठीक है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा वो अलग बात है, ये वो एक अलग चीज है, बट एक इकोसिस्टम होता है, तो वो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इकोलॉजी वगैरह में आप ये सब पढ़ते हो। तो तो ये डिक्लोफेनेक, बस आप बेसिकली इसके अंदर ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करना, 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ पर आपको, ठीक है, अगर तो जैसे होता है ना एनवायरनमेंट का ही एक, आप एनवायरमेंटल पढ़ रहे हो तो अब आपको ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर तो उसमें एक ये टॉपिक होता है जीनोबायोटिक्स। एंड डिफरेंट जो जीनोबायोटिक्स हैं उनको डिग्रेड कैसे किया जाता है, उनके डिग्रेडेशन का पाथवे क्या होता है, हमारा अभी वो पढ़ने का कोई मोटिव नहीं है, हमें सिर्फ ये बताओ बायोरेमेडिएशन है क्या। ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, सिंपल सी टर्म्स हैं, वो तो उनके नाम से ही पता लग रहा है, डिग्रेडेशन का क्या मतलब है, स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है, एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है, वॉलेटिलाइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, और ये 2-3 टेक्निक्स मैंने आपको बताई, बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, बायो स्टिमुलेशन क्या होता है, बायो वेंटिंग क्या होता है, बायो स्पार्जिंग क्या होता है। ठीक है, कुछ आपको प्लांट्स के नाम याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए, विच वी यूज फॉर द, जैसे आर्सेनिक, यू कैन गेट रिड ऑफ आर्सेनिक विद द हेल्प ऑफ चाइनीज ब्रेक फर्न एंड सनफ्लावर, कैडमियम एंड जिंक विद द हेल्प ऑफ थेलेस्पी कैरोलिसेंस। ठीक है, देखो क्या होता है ना, एक बेसिक हमारी थ्योरी बन जाती है। अब कई बार कोई एग्जामिनर, आप पता नहीं ना वो किसी और प्लांट पे काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कई बार आप कोई कहीं से पढ़ते हो, तो यू कैन ऐड दैट थिंग इनटू योर थ्योरी। बट ये ना एक बेस तो बन गया ना, हमें बायो रेमेडिएशन पता तो चल गया कि क्या होता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन आएगी तो वो तो आप इजीली कर ही लोगे। हाँ, कई बार ये होता है कि कोई स्पेसिफिक आ गया कि ये क्या करता है, तो उसके लिए तो फिर या तो आपको पूरा उसके बारे में पता होना चाहिए, तो उसमें आप कुछ ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते, ये ना कि उसमें आप गैस वर्क नहीं चलता है। ठीक है, बट जनरली डेफिनेशंस पे आता है, जो कि मैंने आपको दिखाया ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क क्वेश्चन ऑन डेफिनेशन। जैसे बायोवेंटिंग बायो स्पार्जिंग में देखो, सिर्फ एक वर्ड का ही फर्क है, दोनों में ही वही है, एक में आप खुद से कर रहे हो, एक में सिर्फ वेल कर रहे हो, एक को आप अनसेचुरेटेड जोन तक कर रहे हो, दूसरे को आप सेचुरेटेड जोन तक कर रहे हो, तो ये दोनों में एक डिफरेंस था बस। ठीक है, फिर डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, इट इज ग्राम पॉजिटिव। इसके अंदर सेल लेयर्स जो है, सेल की जो वॉल है उसमें थिक लेयर्स होती हैं, बट लिपिड ए नहीं होता, और ऑर्निथिन होता है किसकी जगह पे, आपका डीपीए। ठीक है, अब वही है ना, देखो उसके लिए हमें सेल वॉल, अब इसको आप रट के चले जाओ। अब आपको अगर बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर पता है, वो तो इस लाइन को अंडरस्टैंड कर लेगा। जिसको नहीं पता उसके लिए तो रट्टा है, उसको तो यही नहीं पता होगा डीपीए क्या होता है। ठीक है ना, लेकिन अब मान लो मुझे पता है कि बैक्टीरियल की सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मुझे पता है वो क्या कह रहा है। इसलिए बहुत सारी चीजें लिंक होती हैं। ठीक है, अब एक रट के चले जाए बस, और सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपने देखा, तो आप देखो कि
कहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, ठीक है ना। एक तो सिर्फ लाइन रट ली कि ऑर्निथिन होता है डीपीए की जगह। अब ये क्या होता है, अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर क्या होता है, उल्टा भी कर देगा कुछ, वो लिख देगा डीपीए होता है ऑर्निथिन की जगह, फिर वो स्टेटमेंट गलत होगी। तो इसलिए हमें पहले जनरल उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और पहले आपको बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाते हो, और वो मैंने आपको शो भी किया, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ बायो रेमिडिएशन, ठीक है। तो चलिए बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें।